बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि सेनेट इंतखाबात के मुतालिक 26वीं आईनी तरमीम आज ऐवान में पेश की गई है और अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान खासी मुठभेड़ भी रही है। आज जो कौमी असम्बली का इजलास था खासा गर्म रहा है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि सेनेट इंतखाबात की ओपन बैलेटिंग के हवाले से जो सदारती रेफरेंस केस है उसकी भी आज समाअत हुई है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी कुछ रिमार्क सामने आए हैं और अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी जवाब दिए गए। और इसके साथ साथ हम बात कर लेंगे कि आज हुकूमती पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ है हुकूमती जमात का, और उसमें सेनेट इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया गया है। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज ओवरऑल मेरे ख्याल में ये सेनेट इंतखाबात का शोर शराबा जो है वो रहा है। इससे पहले कई ज़ाहिर है अपोजिशन के शोर शराबे पे और जो जवाबात दिए गए हैं, और फिर आपके बहुत ही महबूब दोस्त मुराद सईद साहब और फिर अपोजिशन के मुख्तलिफ अराकीन के दरमियान तल्ख जुमले भी रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन बज़ाते ख़ुद जो आज ये तरमीमी बिल पेश किया गया है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सेनेट में, इसके हवाले से आपकी क्या राय? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आज जो बिल पेश किया गया है ये बुनियादी तौर पर कौमी असम्बली में ये इसलिए है कि आपको याद होगा कि हर इलेक्शन, जब भी सेनेट के इलेक्शन आते हैं हमारे मुल्क में, ये मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है जिसे ऐवान बाला कहा जाता है, सेनेट। उसके इंतखाबात हैं, इसमें सूबाई असम्बली जो हैं वो वोट करती हैं, कौमी असम्बली भी करती है, लेकिन ज़्यादा लोग सूबों से मुंतखब होकर आते हैं। ठीक है जी। और हर दफ़ा जब ये इंतखाबात का अमल मुकम्मल होता है उसके बाद पता चलता है कि बहुत ज़्यादा इसमें पैसा इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़रीदो फ़रोख्त हुई है। और ये एक इलेक्शन नहीं, ये हर इलेक्शन में उसे ऐसे होता है। और ख़ास तौर पर ये सूबा सरहद केपी और बलूचिस्तान में ज़्यादा जो असम्बली हैं, केपी की असम्बली और बलूचिस्तान की जो असम्बली है, वहाँ ज़्यादा शिकायत ये आती हैं कि जनाब ये पैसा लगा, ये पैसा ख़रीद लिया गया और फ़लाँ आदमी मुंतखब हो गया जिसके पास टिकट नहीं था, जिसके पास पार्टी का कोई आदमी नहीं था। और बाज़ दफ़ा लोगों के पास 1 या 2 वोट होते हैं तो वो बाकी लोगों को ख़रीद के मुंतखब हो जाते हैं। ठीक है। अब सूरत हाल ये है नकी साहब के मुल्क का सबसे बड़ा इदारा ऐवान बाला जो है सेनेट, अगर उसमें आदमी जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त करके आएगा और पैसा खर्च करके आएगा तो फिर वो क्या करेगा? और ये तो नहीं हो सकता ना कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे। फिर उसी के लिए फिर आपको पता है करप्शन की दास्तानें शुरू होती हैं, फिर करप्शन का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। आपको पता है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियन, हर तबका जो है उसमें करप्शन के कोई ना कोई जो है खबरें आती हैं, मौजूद रहते हैं, कोई ना कोई खबरें रहती हैं। लेकिन पॉलिटिशियन जो हैं उन पर ज़्यादा ये इल्ज़ामात होते हैं कि वो करप्ट हैं। उसकी करप्शन की बुनियादी वजह जो है वो ये बताई जाती है कि जब एक आदमी करोड़ों रुपए खर्च करके आएगा, करोड़ों रुपए से वोट ख़रीद के आएगा, तो फिर उससे ये कैसे तवक्को रखी जाए कि वो करप्शन नहीं करेगा या वो वसूल नहीं करेगा जो पैसे वो लेके आया है। तो ये एक तरीका है करप्शन को रोकने के लिए। ठीक है जी, कि करप्शन पे कोई आदमी पैसे ना दे, कोई आदमी जो है वो आगे ना जाए, और जिसको पार्टी दे वही मुंतखब हो, पैसे के इस्तेमाल को रोका जाए। ये बुनियादी तौर पर हुकूमत का ख्याल ये है कि ये इसको जो सेनेट में पैसे हैं का पैसे का जो इस्तेमाल है उसको रोकने के लिए एक वो की जाए, तरमीम लाई जाए, तो ये 26वीं तरमीम जो है। लेकिन हुकूमत जिस वक्त ये तरमीम ला रही है और जिस तरह अपोजिशन पर हमले किए जा रहे हैं, उससे ये नहीं लगता कि हुकूमत जो है इस तरमीम को मंजूर करा पाए। ये एक आम खबर अभी चूँकि हमारे सामने आई है तो मेरे ख्याल में इसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बना लें। सज्जाद तरीन साहब, ये एक बड़ी खबर है। मुल्क के दिफाई सलाहियत में इजाफा हुआ है और इसकी ज़रूरत भी है। जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, बिलखसूस जो इंडिया में जो हुकूमत कायम है, इस नौइयत का जुनून उस हुकूमत के सर पर सवार है, तो उसमें हमारे लिए ये एक बड़ी कामयाबी है कि हमने एक बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा किया है जो 290 किलोमीटर तक जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह जब हम ब्रेक
से बाद आएंगे तो ये डिटेल से बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ हम बात कर रहे थे सेनेट इलेक्शंस पर। देखें बात ये है कि सेनेट इलेक्शन को हर हुकूमत, हर पार्टी ये चाहती है, हर पार्टी का ये मुतालबा है कि इलेक्शन का अमल शफाफ होना चाहिए, जिसमें किसी किस्म की धांधली ना हो, किसी किस्म की मुदाखलत ना हो। हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती रही है कि एक दो इलेक्शंस को छोड़ के बाकी तमाम इलेक्शंस पर ये इल्ज़ामात रहे हैं कि जी हम इलेक्शन चोरी हुए हैं, इलेक्शन में धांधली हुई हैं। आज जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ये कह रही हैं, धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं, बिलावल साहब भी लगा रहे हैं, यही इल्ज़ामात जब मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते थे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लगाए थे। सही। बल्कि आसफ अली जरदारी साहब ने भी जब 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि हमारी 60 सीटें चुरा ली गई हैं, चोरी कर ली गई हैं हमारी 60 सीटें। इस पे फ़र्क हबीब साहब ने आज मोहतरमा की वो किताब भी हाथ में उठा रखी थी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये बात की कि ये इल्ज़ामात तो ये खुद लगाते रहे। मोहतरमा मैंने अर्ज़ किया ना जी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी ये कहा, आसफ जरदारी साहब ने ये कहा। तो बात ये कहने की है कि हर पार्टी का ये मंशूर रहा है, हर पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है और बुनियादी तौर पर ये रहा है कि नुक्ता नज़र के जी हम इसको इलेक्शन को शफाफ बनाएं। अब हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है कि इलेक्शन को शफाफ बनाया जाए। सेनेट के इलेक्शन अब आ रहे हैं, बिल्कुल सर के ऊपर आ गए हैं, तो हुकूमत ये चाह रही है कि इसको शफाफ बनाया जाए। लेकिन सूरत हाल ये हो गई है कि आज भी आपने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर हुकूमती वज़रा ने, और आप मेरे खाते में डाल के मुराद सईद को मेरा दोस्ती में डालते रहते हैं, मुराद सईद साहब ने जिस किस्म की गुफ्तगू की, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जानिब से आज अगर कोई दानिशवराना गुफ्तगू हुई है, हुकूमत की जानिब से आज अगर कोई मसाइल की सही निशानदेही हुई है तो वो मोहतरम डॉक्टर बाबर रवान साहब ने की है। अच्छा। डॉक्टर बाबर रवान साहब पहले भी लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। डॉक्टर बाबर रवान लॉ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आइनी और कानूनी अमूर के बहुत माहिर भी हैं। तो डॉक्टर बाबर रवान साहब जो बात करते हैं वो आइनी और कानूनी नकात पर बात करते हैं कि पहले ये मसाइल हुए थे, अब ये होंगे। उसके बरक्स जो मुराद सईद साहब हैं उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की और ऐसी बातें की, फिर डॉक्टर शेरी मज़ारी ने जो अंदाज़ अपनाया उस पर बहुत ज़्यादा जो है ऐवान में हंगामा आ रही हो गई। वो खड़े होकर कह रही थी नहीं मेरा वो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जब उनके कहा तो उन्होंने ज़ाती वजाहत पर जो है उन्होंने बता दी कि नहीं मैंने कोई ऐसे में, मैं तो स्पीकर साहब से हाथ खड़ा करके कह रही थी कि जी मुझे बोलने की इजाज़त दी जाए। मेरा ये कहने का मकसद ये है, जो मैं ये सारी कहानी मैंने आपको सुनाई है, इसका मकसद ये है कि इन हालात में अपोजिशन हुकूमत के साथ तावन नहीं करेगी, क्योंकि हुकूमत ऐसा माहौल ही पार्लियामान में नहीं बना रही, कौमी असम्बली में माहौल ही ऐसा नहीं बना रही कि अगर कोई अच्छा काम भी करने जा रही है तो वो उसका भी क्रेडिट उस तरह नहीं ले पा रही, उस तरह नहीं कर पा रही। हुकूमत की जानिब से वज़रा का जो रवैया है कौमी असम्बली में हो चाहे सेनेट में हो, वो ऐसा रवैया अपनाते हैं कि जिससे अच्छा हुकूमती इक़दाम भी वो ख़राब हो जाता है। जबकि ये सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाना सारी पार्टियाँ ये चाहती हैं, सारी पार्टियाँ ये चाहती हैं कि पैसा खर्च ना हो, लेकिन इस दफ़ा इस वक्त जो टाइमिंग है उसमें अपोजिशन हुकूमत का साथ नहीं देगी, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि इसमें कोई दो नंबरी ना हो, कोई पैसा ना लगे, उसको बचाया जाए। लेकिन अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस दफ़ा हुकूमत के बहुत सारे लोग जो हैं वो हुकूमती उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। हुकूमत घबराई हुई है, परेशान है, वो अपोजिशन से राब्ते कर रहे हैं। आपको याद है फैसल करीम कुंडी साहब ने 25 लोगों का कहा कि वो ये कह रहे हैं कि वो राब्ते कर रहे हैं। हुकूमत इसी खतरे के पेश नज़र जो है ये चाह रही है कि इलेक्शन का जो सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ाकार है इसको तब्दील किया जाए। लेकिन ये मुझे लगता है, अब फिर दूसरी बात, अब हम आगे चल के बात करेंगे, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत लेके गई, उसमें भी करते हैं, लेकिन हुकूमत को ये महसूस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, उनके हक में कोई बात नहीं आ रही, ठीक है, तो उन्होंने कौमी असम्बली में ये बिल पेश कर दिया। अच्छा, अब आपने चूँकि बाबर रवान साहब का भी जिक्र किया, मुराद सईद साहब का भी जिक्र किया, और इसके साथ साथ आपने जो फ़रोग नसीम साहब जिन्होंने ये बिल पेश किया उसका जिक्र नहीं किया। मुराद सईद साहब का तो हम जिक्र करेंगे, वो तो आपके बिलवेड हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और शख्सियात का, जो बात आप कर रहे हैं, राजा साहब ने भी आज असेंबली में की, उन्होंने 18वीं तरमीम का हवाला दिया है कि हमारी भी मखलूत हुकूमत थी, हमने भी तमाम जमातों को बिठाकर बड़े एहसन अंदाज में किया, आप हमें बुलवा रहे हैं तरमीम करवाने पे और उसके बाद हमारे लिए जो माहौल बना रहे हैं, क्या ये माहौल होता है? ये शिकायतें तो रही हैं। इसके साथ साथ वो केस का भी जिक्र करते हैं। नाज़रीन, जहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सजाद तरीन साहब, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे ये सेनेट इंतखाबात के मुतालिक जो कुछ अपोजिशन का और हुकूमती ऐवान में हुकूमती अरकान के दरमियान जो शोर शराबा हुआ है,
अब इसमें आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमती सतह पर ये राय मौजूद नहीं है? वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, उन्होंने भी कोशिश की कि माहौल को ठंडा किया जाए, आज कुरैशी साहब ने भी, या जैसे अभी आपने हवाला दिया दीगर अराकीन भी शायद चाहते हो। तो अपोजिशन से आज राजा परवेज़ अशरफ ने ये जुमला कहा कि जो काम अपोजिशन को करना चाहिए असम्बली में वो तो आज हुकूमती बेंचेस कर रहे हैं, और जो हम उल्टा सुकून से बैठे हैं, आप हमें इश्तियाल दिलवा रहे हैं, और ऊपर हम आप ये भी चाह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करें इस आईनी तरमीम के हवाले से। तो ये बड़ा अजीब है, और उन्होंने ये जुमला कहा कि इस मामले में हम और आप एक पेज पर हैं। तो क्या ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती कि जनाब हम अपोजिशन को करीब लाएं, हमें ये बिल पास करवाना है, हुकूमत ये चाह रही है, हमेशा से ये रिवायत रही है। देखिए, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने एक बड़ा हवाला दिया है आज, इसी जो आप बता रहे हैं इसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमने 18वीं तरमीम की। देखें, जब 18वीं तरमीम हुई तो एक बहुत बड़ी कमेटी बनी, उस कमेटी में सारी जमातों के लोग, उसमें आइनी और कानूनी अमूर के माहिरीन, उनके बैठकर डिस्कस किया गया और 18वीं तरमीम आई उसमें, ठीक है जी। और बहुत उस पर बहस हुई, भाई कई दिन तक बहस होती रही, और ये क्रेडिट रज़ा रब्बानी साहब को जाता है। आज थे वो हमारे साथ, लेकिन वो अचानक आपके दरमियान में ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी तो वो शायद मामला वो हो गया। तो वो उन्होंने बहुत मेहनत की उस पर। अब जो तरमीम होनी है वो तरमीम आइन में होनी है। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत बड़ा दिल करना चाहिए। हुकूमत को अपोजिशन के जो शोला बयान वज़रा है ना, जिसमें मुराद सईद अब हमारे खाते में डालते रहते हैं, अब हमारी दोस्ती में डालते रहते हैं, मुराद सईद साहब की जब तक शोला बयानी जारी रहेगी, मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो है ये आगे बढ़ सके। देखें, हुकूमत जो है वो यहाँ बिल्डोज कर सकती है असम्बली में, लेकिन वो सेनेट में क्या करेगी, और इस पर बड़ा मसाइल खड़े हो जाएंगे, इस पर मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई हमआहंगी पैदा हो सके, क्योंकि हुकूमत खुद नहीं चाहती। हुकूमती वज़रा जो हैं, हुकूमत नहीं चाहती तरीन साहब, फिर सवाल ये है कि ये आज जो एक्सरसाइज की गई है ये बिल लाने की और तरमीम करने की, हुकूमत नहीं चाहती, तो फिर ये क्या तमाशा है? इसको फिर हम क्या नाम दें? पता है अपोजिशन नहीं आ रही, फिर आप अपोजिशन को इश्तिहार भी दिलवा रहे हैं, और उसके बाद पता है ये पास भी नहीं होगा जब तक अपोजिशन साथ नहीं देगी, तो ये एक्सरसाइज को क्या नाम दें हम? ये देखें, हुकूमत ये चाह रही है कि अपोजिशन को ज़्यादा से ज़्यादा अवाम के सामने तनकीद का निशाना बनाया जाए, और ये बताया जाए कि जनाब हम तो ये करना चाहते थे लेकिन अपोजिशन साथ नहीं देती, और अपोजिशन पर ज़्यादा से ज़्यादा तनकीद की जाए। ये एक सियासत हो रही है, ठीक है। और मैं नहीं समझता कि हुकूमत इस मामले में कोई मुखलिस है। अगर हुकूमत मुखलिस होती तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के पास आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो संजीदा लोग हैं, उन पर एक कमेटी बनाई जाती। आप देखें कि क्या बात थी, हुकूमत ने पहले कमेटी नहीं बनाई जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुराद में तोसी का मामला था और तरमीम करनी थी, क्या उस वक्त कमेटी नहीं बनवाई? परवेज़ खटक साहब और ये बाकी सारे लोग अपोजिशन से मिलते नहीं गए और अपोजिशन ने साथ नहीं दिया। अपोजिशन अब भी साथ दे सकती है, अपोजिशन से बातचीत की जा सकती है, लेकिन हुकूमत खुद नहीं चाहती। हुकूमत खुद ये नहीं चाहती कि ऐसा माहौल बने कि मुल्क में कोई बेहतरी आए। हुकूमत खुद ये नहीं चाहती कि कोई आईनी तरमीम हो, कोई अवाम के मसाइल हल करने के लिए कौमी असम्बली में कोई कार्रवाई हो। आप ये देखें कि कौमी असम्बली पिछले 2.5 साल के दौरान इस हुकूमत ने, इस पर आप प्रोग्राम रखें, हम एक पूरी लिस्ट किसी दिन अपने प्रोग्राम में पेश करेंगे कि आर्डीनेंस कितने जारी हुए हैं, सदारती आर्डीनेंस कितने जारी हुए हैं, और हुकूमत ने बिल कितने मंजूर कराए हैं। मैं ये समझता हूँ कि मामलात को बेहतर तरीके से, ये जो लड़ाई फसाद आज हुआ है और कौमी असम्बली पूरी मछली मंडी बनी रही है, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता था। बेहतर तरीके से अपोजिशन से पहले बातचीत की जानी थी, फिर उसके बाद एक कमेटी बना दी जाती, और कमेटी जो है 2 दिन में 3 दिन में बैठ के इस मामले को हल कर लेती, और एक इत्तफाक राय से बिल जो है उसको मंजूर कर लिया जाता। लेकिन हुकूमत जो है वो अनापरस्ती का शिकार है। हुकूमती वज़रा जो शोला बयानी करते हैं और जिस तरह वो तनकीद करते हैं, फिर अपोजिशन के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता कि अपोजिशन जो एहतजाज करे, अपोजिशन जो है वो हंगामा आराई करे, अपोजिशन जो है वह वहाँ से उठ के चली जाए। इसके अलावा कोई ऑप्शन वो छोड़ते नहीं हैं। जब हुकूमती वज़रा खुद ये ऑप्शन नहीं छोड़ते, आज मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने एक बहुत बेहतर गुफ्तगू की है, और फवाद चौधरी साहब की ये कोशिश थी आज
कि ऐवान जो है वो ज़रा बेहतर तरीके से चलाया जा सके। जब राजा साहब ने ये शिकायत जब की, राजा उसके बाद और उन्होंने राजा साहब का बहुत बेहतर तरीके से नाम भी लिया, बहुत बेहतर तरीके से वो अपोजिशन से मुखातब भी हुए। हालांकि उनका ये इस तरह का कभी लबो लहजा रहा नहीं अपोजिशन के बारे में, लेकिन आज उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में बात की। हालांकि लेकिन आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं शोला बयानी, तो ये शोला बयानी फवाद चौधरी साहब करते रहे। मैं समझता हूँ आपके जो महबूब दोस्त हैं वो आतिश बयानी करते हैं। देखें, आतिश बयानी कहें, शोला बयानी कहें, माहौल तो खराब हो गया ना। ठीक है। अगर मुराद सईद साहब ये समझें कि उन्होंने काम क्या करना है और वो उनकी जगह देखें, मुराद सईद साहब जो जवाब देते हैं, क्या ये जवाब शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं दे सकते? शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज भी बात की है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी लबो लहजा बेहतर होता है। लेकिन मुराद सईद साहब जो हैं वो जब अपोजिशन पे तनकीद करते हैं, अल्फाज के गोले जो हैं वो ऐसे बरसाते हैं उन पर कि फिर अपोजिशन हंगामा आ रही हो जाती है। आज भी हंगामा आ रही हुई। आज तो अपना जो है एहसन इकबाल साहब, उन्होंने स्पीकर को भी ये कहा कि आप गैर जानिबदार नहीं है, आप जानिबदार है आपका रवैया। उन्होंने कहा कि हाथ खड़े करके अपोजिशन वाले बताएं जी कि ये गैर जानिबदार हैं, तो वो स्पीकर को मुतनाज़ा करते जा रहे हैं। अपोजिशन जो है वो स्पीकर को मुतनाज़ा बना रही है, हालांकि स्पीकर जो है मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। स्पीकर ने हाउस चलाना होता है, पूरा स्पीकर का एहतराम होता है हर तरफ। तो कह रहे हैं, मैं चैलेंज कबूल करता हूं, वो ये कह रहे हैं ना कि आपने हमें वक्त नहीं दिया ऐवान में, आप निकाल के देखें कि उन्होंने कहा वक्त नहीं दिया, हमारे देख लें इमोशंस नहीं आ रहे, हम जो क्वेश्चंस देते हैं उनके जवाबात नहीं आ रहे, हम जो तहरीक पेश करते हैं ऐवान में उसके जो जवाब नहीं आ रहा, हमें वो टाइम नहीं दिएगा। और स्पीकर ने ये कहा कि आप मैं टाइम करता हूँ, आप देख लें, चेक कर लें, हम मुआवजा कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वज़रा अपने रवैयों से ना स्पीकर की कुर्सी को मुतनाज़ा बना रहे हैं। हालांकि स्पीकर असद कैसर साहब जो हैं तो बहुत ठंडे मिजाज के आदमी हैं, गुस्सा नहीं करते, हाउस को आराम से चलाते हैं, अरकान उनसे बहुत तल्ख बातें भी कर जाते हैं, वो उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ये स्पीकर के चेयर के तकाजे भी हैं और वो खुद भी कम बोलते हैं। वरना यहाँ चौधरी अमीर हुसैन थे, वो खुद ज़्यादा बोलते थे, अरकान को कम बोलने देते थे, वो भी स्पीकर थे, वो बहुत कम बोलते हैं। असद कैसर साहब वो अब सुनते हैं, अपोजिशन को भी सुनते हैं, वज़रा को भी सुनते हैं। लेकिन जो असम्बली का माहौल है उसको बेहतर बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई 2.5 साल के दौरान कि वो उन्होंने कभी ये सोचा हो कि जनाब हम जो है जाके आज ऐवान की जो है कारकर्दगी पे बात करेंगे, हम कानून साजी पर बात करेंगे और अपोजिशन पर तनकीद नहीं करेंगे। अपोजिशन पर ये तनकीद करते हैं और बाज़ दफ़ा मुराद सईद साहब जो हैं वो ज़ाती किस्म के जुमले कह जाते हैं, ज़ाती किस्म के नौयत जो हमले कर देते हैं, जिसका ऐवान के साथ कोई नहीं ताल्लुक नहीं था। उसके बाद अपोजिशन फिर वही करती है जो आज की बातें करते हैं ना, जो जलसे की बातें आप ऐवान में करते हैं, जो आप कैंपेन में या बाहर जलसों में बातें करनी चाहिए, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, वो करती है। तो वो बयानात आप ऐवान में ला रहे हैं, मेरे ख्याल में इसमें तफरीक हमेशा रही है, बदकिस्मती से इस टेन्योर में हमने वो नहीं देखा। इसके साथ साथ आज यही केस जो है आपको पता है वो सदारती रेफरेंस कोर्ट में मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट का भी वहाँ पर ये रिमार्क सजाद तरीन साहब मौजूद हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आइन किसी रुकने पार्लियामेंट को पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने से नहीं रोकता है। तो एक तो ये बात, फिर शफाफियत का जो आप कह रहे हैं कि अदालत डिफाइन करे, तो ये रिमार्क्स हैं, अभी ज़ाहिर है इसका फैसला जो भी आएगा, लेकिन ये रिमार्क्स से तो ये वाज़ेह हो रहा है कि जब एक रुकन को पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने से आइन नहीं रोक रहा तो फिर इसको गैर शफाफियत तो कहा ही नहीं जा सकता। देखिए, आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत ने रेफरेंस तैयार किया तो हमने उसी दिन इरफान कादर साहब को लिया हुआ था, बहुत माहिर हैं इरफान कादर साहब। तो उन्होंने यही कहा था कि आइन में तरमीम करने का राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है कि ये इसमें क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें तरमीम नहीं कर सकती, उसके पास कोई अख्तियार नहीं है, ये पार्लियामान के पास अख्तियारात है। देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की तशरीह कर सकती है, बता सकती है आइन के दायरा कार के अंदर रहकर। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये इन्होंने हुकूमत ने ये प्रैक्टिस की और ये रेफरेंस तैयार किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, तो उस वक्त भी हमारी बहुत सी आपके सामने बहुत सी आइनी और कानूनी अमूर के जो माहिरीन हैं उनसे हमारी ऑन कैमरा भी बात हुई, हम वैसे भी उनसे बात करते रहे, मशावरत करते रहे। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत को कोई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिलीफ मिले या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत की जो ख्वाहिशात है उसके मुताबिक कोई चीज़ हो, ऐसा नहीं हो सकेगा। ठीक है। वो आइनी और अमूनी कानूनी अमूर के जो माहिर लोग हैं वो हर चीज़ जानते हैं और बहुत डिटेल से उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बहुत डिटेल से बताया। लेकिन हुकूमत ने कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि उनको ये कोशिश अपनी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। यही वो वजह है कि वो बिल फिर असम्बली में लेके आए हैं। अब हुकूमत अगर इस बिल को
मंजूर कराने के लिए कोई बिल्डोज करती है सिस्टम, या बिल्डोज करके ये करती है, तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, वो भी चैलेंज हो जाएगा। तो कोर्ट में चैलेंज होगा। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि बजाय इसके कि कोर्ट में भी फाइट करें, असेंबली में भी फाइट करें, अगर वो एक कमेटी बना दें और उस कमेटी हुकूमती कमेटी बने और वो अपोजिशन के तमाम लोगों से बात करे, और तमाम लोगों से बात करने के बाद एक मुश्तरका जो है वो बिल बनाया जाए और इत्तफाक राय से पास कर लिया जाए। एक अलग से कमेटी बने। स्टैंडिंग कमेटी में तो वैसे ही वो कह रहे हैं 2 इख्तलाफी नोट उसमें आए हैं, बाकी तो स्टैंडिंग कमेटी में आपको पता है अपोजिशन के अरकान भी उसमें मौजूद होते हैं, तो उसमें तो इत्तफाक राय पाया गया है। मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी कमेटी बना दी जाए जो अपोजिशन से बात करे, जैसे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मौका पर बनाई गई थी और वो सारी अपोजिशन जमातों से बात कर रही थी। इस तरह बनाया जाए। बेशक बिल जो है वो तो स्टैंडिंग कमेटी में ही आएगा, वहीं डिस्कस होगा, वहीं वो सारा अप्रूवल होगी, लेकिन वो कमेटी जो है वो अपोजिशन का नुक्ता नज़र सुनेगी, अपना नुक्ता नज़र उनको बताएगी। देखें डॉक्टर बाबा रहमान हैं, आईनी अमूर के माहिर हैं, वो उस कमेटी में हों, और उधर से अपोजिशन की जानिब से फ़ारूक नाइक हैं और लोग बैठे हुए हैं, इसी तरह उनके पास हैं अता ताड़ल हैं और बहुत से लोग हैं मुस्लिम लीग नून के पास। वो बैठ के कहीं पार्लियामेंट से बाहर कहीं साइड पर बैठ के किसी कमेटी रूम में वो सारे मामला खुल के डिस्कस कर सकते हैं। अपोजिशन को जो एतराज़ात हैं वो एतराज़ात भी सुन सकते हैं, अपने जो एतराज़ात हैं वो भी बता सकते हैं, और कौम की बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ कौम की इसमें बहुत बेहतरी है। इलेक्शन कोई हो, चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो, चाहे कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, और चाहे सेनेट के इलेक्शन हो। सेनेट जो है वो ऐवान बाला है, बहुत मोहतरम इदारा है, ठीक है, वफाक पाकिस्तान की अलामत है सेनेट जो है। तो अगर वो सारे इलेक्शन कहीं भी हों वो शफाफ होने चाहिए, बगैर मुदाखलत के होने चाहिए। शफाफियत की तो बात है तो ना, अगर इनको शफाफ रोकना अपनी मर्जी से किसी और को वोट देता है तो इसमें शफाफियत तो नहीं है। आज निमाक से ये वाज़ेह हो रहा है। अलबत्ता ये हो सकता है जो हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला है उसको ज़रूर देखा जाना चाहिए। इस पर मजीद भी बात करते हैं। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी हुआ है PTI का, उसका भी जिक्र करते हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेट इंतखाबात का मामला है जिसमें एक जानिब आज ऐवान में आज 26वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया गया और दूसरी जानिब यही केस सदाती रेफरेंस की शक्ल में कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। सजाती साहब, सुप्रीम कोर्ट का हम जिक्र कर रहे थे तो सवाल यही है, जब शफाफियत की बात आती है तो मैं ये सवाल कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स हैं, वो ये कहते हैं कि किसी रुकन को किसी दूसरी पार्टी को वोट देने से आइन नहीं रोकता। तो जब आइन नहीं रोकता और एक बंदा अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ किसी और को वोट देता है तो फिर वो गैर आइनी तो करार नहीं दिया जा सकता। तो उसमें शफाफियत का अंसर या गैर शफाफियत का अंसर तो फिर रहा ही नहीं, चूँकि वो आइनी है। और देखिए, हाँ, ये अलग मामला है कि हॉर्स ट्रेडिंग किस तरह से हुई कि उसने पैसे लिए या वो अपनी मर्जी से दे रहा है। देखिए, इस बात पे तो दुरुस्त है कि जब आप खुफिया बैलेटिंग करनी है तो आपके पास ये अख्तियार है कि आप जिसको मर्जियाँ दें। खुफिया बैलेटिंग में तो आइन का ही नहीं रोकता ना, लेकिन आइन इस बात पे तो रोकता है ना कि आप किसी से पैसे लेके और उसको वोट दें। ये तो कोई तरीका नहीं है। इस तरीके को असल में हुकूमत रोकना चाहती है। तो इसको अगर शो ऑफ हैंड्स हो जाएगा तो फिर ये चीज़ें वाज़ी हो जाएंगी। ठीक है, शो ऑफ हैंड अगर हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर सामने होंगे लोग। आपने देखा नहीं कि चेयरमैन सैनक के खिलाफ जब तारीख अदम एतमाद आई तो जो लोग खड़े हुए उस तारीख के हक़ में वो ज़्यादा थे, और जब वोट आए तो 14 लोगों ने खुफिया बैलेटिंग में उधर काम कर दिया अपना, और आज तक पता नहीं चल सका कि किसका है। शो ऑफ हैंड्स हो रहे हैं, इंतखाब होता है, एक सिनेरियो है, इंतखाबात हो रहे हैं, शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए हो रहा है। आप किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप वोट किसी और पार्टी के हक़ में आप शो ऑफ हैंड कर रहे हैं क्योंकि आपको आइन नहीं रोकता। तो इसमें कैसे पता चलेगा आपने पैसे लिए अपनी मर्जी से? नहीं, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब शो ऑफ हैंड होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। शो ऑफ हैंड में फिर पता होता है कि अगर हमने ये करना है, कुछ इखलाकियात भी हैं, तो फिर वो ये मुश्किल हो जाएगा कि ये करना है तो फिर पार्टी लीडरशिप पार्टी से निकाल देगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी पार्टी के 20 लोगों को KP असम्बली से निकाला था। जब वो पार्टी से निकाल दिया था 20 लोगों को जिन्होंने वोट जो है वो पिछले गुज़िश्ता सेनेट के इलेक्शन में जो है उन्होंने पैसे लेके और पार्टी के लोगों को नहीं दिए थे और दूसरे लोगों को थे, और उसमें एक पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीत गए थे। तो ये असल में इस बात को रोकने का है, क्योंकि बलूचिस्तान से इस दफ़ा अभी तो मैं समझता हूँ हुकूमत के, अगर मेरे पास ये इतलात हैं तो हुकूमत के पास भी इतलात होंगी कि बलूचिस्तान में लोगों ने समझ लें कि मामला तय करने शुरू कर दिए हैं, और एक बहुत बड़े वहाँ के ठेकेदार हैं जो सेनेट के लोगों से, जो सेनेट में आना चाहते हैं उनके दरमियान,
और जो वोट देने वाले हैं उनके दरमियान मामला तय करा रही हैं बलूचिस्तान में। तो क्योंकि वहाँ बलूचिस्तान में वोट कम, तादाद कम होती है, 3-4 लोगों को आप कर लें तो आप मुंतखब हो सकते हैं, तो वहाँ मैनेज करना ज़रा आसान है। अब वहाँ के असम्बली के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद क्योंकि कम है तो वहाँ आसान है ये तरीका वारदात, तो वहाँ मामला शुरू हो गए हैं अभी से मामला वहाँ। और तो ये है कि खुद हुकूमती सतह पे भी ये हो रहा है गिव एंड टेक का मामला। आप दूसरी जानिब आप हाउस ट्रेडिंग की इधर बात कर रहे हैं, मसला कुछ और है, ठीक है, आप उसको ला शफाफियत के खाते में रहे हैं कि जनाब हम शफाफ वोट चाह रहे हैं, मामलात कुछ और हैं कि लगे हुए पैसे ही ज़ाया ना हो जाए ना, आपने एक रेट लगाया किसी और ने बढ़ के रेट लगा दिया, खौफ तो ये है ना। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि हुकूमत को जो ज़्यादा खौफ है, अपोजिशन आपको पता है रिलैक्स नज़र आ रही है, अपोजिशन को वो नहीं है। पीपल्स पार्टी को ये पता है कि उनके लोग तो ज़्यादातर सिंध से ही आने हैं और वही आने हैं जितने उनके MPs हैं, वहाँ से कोई जा नहीं सकता और बाहर एक आधा को ज़्यादा आ सकता है, MQM का कोई बंदा पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकता है, पीपल्स पार्टी के वहाँ से सिंध से कोई एक आधा ज़्यादा आ सकता है मतलूबा तादाद जो उनकी है उससे, तो और उनको कहीं है नहीं, बलूचिस्तान में उनके है नहीं, KP में लोग नहीं हैं, पंजाब में लोग इतने नहीं हैं, पंजाब में कोई मिल के अगर आ जाएँ, यहाँ सुना है कौमी असम्बली में उनके कोई बातचीत की जा रही है गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए, उनका तो नाम आ रहा है। ये इस तरह की बातचीत तो चल रही है, लेकिन ज़्यादा जो नुकसान का ख़तरा है वो हुकूमत को अपने लोगों का है। बिल्कुल सही, कि हुकूमती लोग जो हैं वो कहीं उधर ना चले जाएं, तो इसके लिए रोका तरीक़ाकार बनाया जा रहा है, तरीक़ाकार होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, अगर हुकूमती सतह पर हर अमल शफाफ हो जाए, हुकूमती सतह पर इलेक्शन शफाफ हो जाएँ, हुकूमती सतह पर बाकी चीज़ें जो हैं वो शफाफ हो जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि करप्शन रोकी जा सकती है। जब एक आदमी पैसे दे के मुंतखब हो के आएगा तो उससे फिर ये तवक्को रखना कि वो करप्शन नहीं करेगा खाम ख्याली है। बिल्कुल, कम से कम अगर आईनी तरमीम हो जाती है तो उससे आइंदा के लिए मामला जो ठीक हो जाएंगे। बेशक उसमें किसी का वक्ती फ़ायदा या किसी का वक्ती नुकसान हो सकता है, मगर वो मुल्क के लिए और कौम के लिए बेहतर है। दरअसल ये अच्छा, इसके साथ आपको पता है यही इंतखाबात के हवाले से आज पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी हुआ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो ये कहते हैं कि शफाफ तरीके से ही हम इंतखाबात करवाएंगे, सेनेट इंतखाबात, और वो इसको कह रहे हैं कि जनाब यानी इतनी कॉन्फिडेंट होकर जब वो बात करें तो उसे लग रहा है कि वो ये समझते हैं कि आईनी तरमीम भी हो जाएगी या फिर कोर्ट से कोई रिलीफ आ जाएगा, कुछ उनके पास है जिसकी वजह से वो इतने एतमाद से ये मामला डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें अगर इसी तरीक़ाकार के तहत होते हैं जो मौजूदा तरीक़ाकार है आइन में जो दिया गया है, फिर तो शायद प्राइम मिनिस्टर की जो बात है वो मुझे ठीक नहीं लगती। अगर तो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई सेकंड फार्मूला है और उसके तहत वो आइन में तरमीम करा लेंगे या उनका कोई और सिलसिला है वो बना लेंगे ऐसा निज़ाम, तो फिर हो सकता है कि ऐसा मुमकिन हो। मैं आपको एक बात बताऊं, जब जनाब मुशर्रफ के ज़माने में इंतखाबात हुए, 2002 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जब सेनेट के इलेक्शन हुए और सेनेट के इंतखाबात जब हुए और इसी तरह खुफिया बैलेट से वो हुए थे, तो वहाँ पर जनरल मुशर्रफ ने, ये मैंने एक स्टोरी भी की थी, उस वक्त मैं एक न्यूज़पेपर में था, तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने ये कोशिश की कि ये जो हुकूमती अरकान हैं और बाकी जो उस वक्त की काफ लीग थी, उन्होंने ये कोशिश की कि कोई आदमी ऐसा ना हो कि हमारा कोई आदमी किसी और को वोट दे दे, तो उन्होंने खुफिया अंदाज में जो पोलिंग बूथ थे जहाँ पे उन्होंने निशान लगाने थे वहाँ पर खुफिया कैमरे लगाए हुए थे, लेकिन जो वोट देने वाले थे वो भी तो हमारे समाज के लोग थे ना, हमारे माशरे के लोग थे, उन्होंने उस वक्त में भी लोग वोट इधर से उधर हुए। ठीक है जी, तो ये तरीक़ाकार मौजूद है। इस दफ़ा भी कुछ सुना जा रहा है कि हुकूमती अरकान जो हैं उनकी निगरानी के लिए कुछ ऐसा खुफिया कैमरे वैमरे का सिलसिला हो सकता है। ये हुकूमती लोग ही बता रहे हैं, पता नहीं अब हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन बात ये है कि ये इस तरह से तो आप ये समझते हैं ये जो कॉन्फिडेंस है वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू में कि शफाफ ही होंगे, तो उसका एक पहलू ये हो सकता है। देखें मैं आपको बताऊं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बजाते खुद एक ऐसा अमल होगा। मैं आपको अर्ज़ करूं कि हुकूमत जो है वो यकीनन हुकूमत के पास बहुत वसाइल होते हैं, हुकूमत के पास इदारे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की थंब के नीचे सारे इदारे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन प्राइम मिनिस्टर कोई ना कोई मुतबादल के तौर पर उनका प्लान होगा जो वक्त पर वो सामने लाएंगे और जिससे उनकी कोशिश होगी कि कोई ऐसा आदमी मुंतखब हो के ना आ सके
जिसने वोट लेने के लिए पैसे दिए हों MPs को और वो वोट खरीद कर आया हो। ये हर बंदा ये चाहता है, हर बंदा ये चाहता है कि इसकी हौसला शिकनी हो। लेकिन मुझे इस हुकूमत से ये भी उम्मीद नहीं है कि इनके पास कोई ऐसा फार्मूला हो, क्योंकि जब ये आखिर पे आएंगे, इनसे अगर ये तरमीम ना हो सकी, कोर्ट से इनको कोई इनके हक़ में बात ना आ सकी, तो इस बात का भी इम्कान है फिर ये यू टर्न ले लेंगे और कहेंगे जी अब ठीक है, इसी तरीक़े कार के तहत हो और फिर इसी तरीक़े कार के शायद चला जाए। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस दफ़ा जो PTI है उसके लोग ज़्यादा मुंतखब हो के आएंगे। मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा, उसके ज़्यादा लोग जाएंगे, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जाएंगे, तो ज़्यादा लोग जो हैं वो PTI के मुंतखब हो के आएंगे और PTI की सेनेट में अक्सरियत भी होगी। लेकिन इसमें आप ये देखें, हुकूमत ने एक्सपोज किया है अपोजिशन को। एक्सपोज से मुराद अपोजिशन का डट जाना कि जनाब नहीं हम ये नहीं करते या इस बिल की हिमायत ना करना, तो इसका नुकसान भी तो अपोजिशन को होगा ना फ्यूचर में। क्या आप शफाफियत के हवाले से जब तरमीम का मामला आया तो आप पीछे हट गए? नहीं, देखें अपोजिशन साथ चल सकती है, मैंने ये कहा कि ये नहीं है कि अपोजिशन नहीं चाहती, कह रहे हैं कि जनाब लेकिन इनका मफाद है। सर देखें, मैं आपको अर्ज करूं वो इनका मफाद है, लेकिन अपोजिशन के जो वज़रा हैं उनका जो अंदाज़े बयां है, उनका जो तरीक़ा कार है, हुकूमत का जो तरीक़ा कार है, उनको उस पर भी तो गौर करना चाहिए ना। आप देखें, किसी से आप हेल्प मांगते हैं, किसी से आप ये कहते हैं कि आप हमें इमदाद दें और हमारे साथ तावन करें, आप उसका गिरबान पकड़कर उससे मांग सकते हैं। किसी से बात करने का भी तो अंदाज़ है ना। एक अंदाज़ ये है कि आप जाके किसी को आदाब कह के बात करें और एक अंदाज़ ये है कि आप किसी का गिरबान पकड़ लें। जब आप किसी का गिरबान पकड़ेंगे, चाहे आप जितना ही क्यों ना कोई नेक काम करने जा रहे हो, कोई बंदा आपका साथ नहीं देगा, ठीक है, अमूमी हालात में भी। तो अपोजिशन कैसे फिर इनका साथ देगी? अच्छा, अब इनके भी वो इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू होने वाला है। आज जो पार्लिमानी बोर्ड का हम जिक्र कर रहे हैं, चूँकि तो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, उसमें पार्लिमानी बोर्ड और वज़ीर आज़म ख़ुद जो है वो जो उनके सेनेट मेंबरान हैं उनके इंटरव्यूज़ वो शुरू कर रहे हैं और उसके बाद ज़ाहिर है उस बुनियाद पर वो टिकट जारी करेंगे। तो ये भी आज एक ख़बर है। लेकिन उससे पहले आपके इल्म में है जिस पर अपोजिशन बड़ा ऑब्जेक्शन कर रही है, और वो ये है कि वज़ीर आज़म ने MPs को और MNAs को जो फ़ंड्स जारी करने की गुज़िश्ता दिनों में बात की थी कि उनको पैसे दिए जाएंगे, तो अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि इन दिनों में आकर जब आप एक जानब कहते हैं मईशत का बुरा हाल है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और आप MPs और MNAs को कोटे में पैसे दे रहे हैं उनके, तो इस टाइमिंग में आप इसलिए दे रहे हैं कि ताकि इस पर सेनेट इंतखाबात पर इसका जो है हमारे हक़ में असरात मुरतब हों। तो इस सिनेरियो में आप क्या समझते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। जो फंड्स वाला सिलसिला है ना, ये तो आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगा हुआ है और इस पर बड़े सख्त रिमास भी आए हैं फायज़ ईसा साहब के। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त फ़ंड्स देना, MPs को काबू करना, ये तो हर हुकूमत ऐसा करती है कि अपने मेंबरान को पकड़ती है कि वो बाहर ना चले जाएं, एक बात। दूसरी बात ये जो अपने पार्लिमानी बोर्ड का है, ये ऐसे ड्रामा होता है जी पार्लिमानी बोर्ड का। ये पार्लिमानी बोर्ड हर पार्टी बनाती है और हर पार्टी, आप देखिएगा खबरें आएंगी, पीपल्स पार्टी ने भी पार्लिमानी बोर्ड बना लिया, नून लीग ने भी बना लिया, दूसरे ने भी बना लिया, मौलाना साहब की पार्टी ने। लेकिन ये ऐसे सिर्फ आवाम को दिखावे का एक होता है। पार्टी चेयरमैन जो होता है, पार्टी का जो सदर होता है, वो जो तय कर लेता है लोगों को, उन्हीं लोगों के नाम फाइनल होते हैं, उन्हीं लोगों के नाम पार्लिमानी बोर्ड को दिए जाते हैं कि ये लोग मौजू हैं, इनके आप इंटरव्यू कर लें, साथ दूसरों को भी कर लें। तो बहुत सारे लोग एप्लीकेशनें देते हैं, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, पार्लिमानी बोर्ड इंटरव्यूज़ देता है। ये सारा आईवाश है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फाइनल अथॉरिटी वही होती है जिनके नाम दिए जाते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत हैवी वेट्स और बहुत ताकतवर जो सिफारिशें होती हैं, वो भी आती हैं। वो एक आपने शुरू में जिक्र किया था ब्लास्टिक मिसाइल के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपना दिफा जो है वो हर वक्त मजबूत करने के लिए पाकिस्तान लगा रहता है, और मैं समझता हूँ कि ये सारा हम अपने हमारा जो दुश्मन है इंडिया, हम उसको जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और पाक फौज हर वक्त तैयार रहती है। जी, इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर सजाद तरीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।